इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। श्रावण मास का प्रथम सोमवार, शिव मंदिरों में भक्तों की लगी कतार। सतना जिले के बहुचर्चित एवं सनसनीखेज अपराध के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। 50% छात्रों के साथ शुरू हुई 26 जुलाई से 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं और ग्राम पंचायत बरसैता में सेक्रेटरी राज। आइए हम नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। श्रावण मास का प्रथम सोमवार, शिव मंदिरों में भक्तों की लगी कतार। किला परिसर महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन करने उमड़ी भारी भीड़। पुराणों के अनुसार सावन महीने का विशेष महत्व है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्रावण महीने के प्रथम सोमवार को पूजा अर्चना करने नगर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ देखी गई। खासकर रीवा किला स्थित भगवान महामृत्युंजय मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार देखी गई, जहां पहुंचकर भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने भक्तों की कतार देखी गई। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या वृद्ध, सभी भगवान भोलेनाथ की पूजा में लीन देखे गए। श्रावण का पहला सोमवार जहां महामृत्युंजय किला परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। प्रथम सोमवार पर भगवान शिव की भक्ति भाव से भक्ति आराधना पूजा अर्चना करते हुए शिवलिंग में विशेष अभिषेक किया गया। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की कथा पूजा एवं व्रत रखकर प्रसाद ग्रहण किया। कई भक्तों ने तो महामृत्युंजय मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया, जहां भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किए। साथ ही 1000 नेत्रों वाले भगवान भोलेनाथ पर दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, जल चढ़ाकर मनोकामना पूरी किए जाने की मांग की। भक्तों ने भंडारे बृहद का आयोजन किया, जिसमें प्रसाद के रूप में खीर, हलवा, पूरी बांटी गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंची, जहां पर आस्था, उल्लास, उमंग और भोलेनाथ के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और सावन महीने की मान्यता के अनुसार कुंवारी कन्याओं ने भी इच्छित वर प्राप्ति के लिए व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की दर्शन एवं पूजा अर्चना करती देखी गई। भगवान का दर्शन किया है, क्या मांगे? अपने पति की लंबी आयु और जैसे हम लोग कोरोना काल की स्थिति में अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम भगवान से यही मांग रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना चला जाए और हम जल्दी से स्वस्थ रहें। और क्या महत्व है? मैं संजय त्रिपाठी चित्रकूट से आया हूँ और यहाँ बहुत ही भोलेनाथ का दर्शन का लाभ मिल रहा है और भोलेनाथ की कृपा से ही पूरी सृष्टि चल रही है और उनकी कृपा से ही पूरा सबका कल्याण होगा। और हम भोलेनाथ से दुआ करते हैं कि कोरोना महामारी को खत्म कराएं और देश में फिर से खुशहाली आए। सतना जिले के बहुचर्चित एवं सनसनीखेज अपराध के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सुनाई सजा। सभी आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सतना की अदालत ने सभी 5 आरोपियों को दोषी पाया है, जिनमें से 3 आरोपी पद्मकांत, राजू और लकी को धारा 302, 364A और 328, 201, 120B व भादवी 25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 AD एक्ट के तहत दोषी पाया गया। वहीं आरोपी विक्रमजीत सिंह और अपूर्व यादव को धारा 120B, 364A, 328, 25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 AD एक्ट 2 के तहत दोषी पाया गया। अदालत भोजन अवकाश के बाद सभी आरोपियों को सजा सुनाई। दरअसल आरोपी लकी तोमर की ओर से लिखित तर्क के लिए 6 जुलाई 2021 को अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने 26 जुलाई 2021 की तारीख फैसले के लिए नियत की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोषी साबित पाए जाने के पश्चात सजा पर बहस के दौरान आरोपी गणों को कम से कम दंड दिए जाने की अपील की। वहीं अभियोजन ने अपने मामले को विरल से विरलतम साबित करने के लिए बहस करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के कई न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। इसी दौरान प्रकरण के फरियादी मृतक बच्चों के पिता ब्रिजेश रावत ने भी रुआधे गले से यह अपील की कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए।
मध्य प्रदेश राज्य शासन की ओर नियमित कैडर के वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने शासन का पक्ष रखा। 5 आरोपी न्यायालय लाए गए, वहीं 3 आरोपियों को अलग अलग 2 बार आजीवन जबकि 2 आरोपियों को 1 बार आजीवन कारावास। मासूम के हत्यारों में 3 आरोपियों को अलग अलग 2 बार आजीवन जबकि 2 आरोपियों को 1 बार आजीवन कारावास। बहुचर्चित श्रेयांश प्रियांश दोहरे हत्याकांड का आया फैसला, जिसमें आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रदीप सिंह कुशवाहा ने 226 पृष्ठ का फैसला। चित्रकूट के रामघाट तेल कारोबारी ब्रजेश रावत के जुड़वा बेटों श्रेयांश और प्रियांश को 12 फरवरी 2019 को स्कूल बस से पिस्टल की नोक पर किया गया था अगवा। वहीं 20 लाख की फिरौती वसूलने के बाद आरोपियों ने जुड़वा भाइयों की हत्या कर लाश को फेंक दिया था यमुना नदी में। अपहरण और हत्या का मास्टरमाइंड सेंट्रल जेल में फांसी लगाकर कर चुका है आत्महत्या। ऐसे जघन्य अपराधियों को समाज में कैसे रहने का हक नहीं। अपने अबोध बच्चों को मैं न्याय नहीं दिला पाया, क्या जवाब। क्या उम्मीद क्या थी आपको, न्यायालय क्या करेगा? अब ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए क्या अपराध छुपा था समाज से। समाज ने तो एहसास किया था, एक बाप ने एक माँ ने एहसास कैसा जघन्य अपराध इन्होंने किया, इनकी सजा क्या होनी चाहिए। ईश्वर का न्याय देखना था, ईश्वर ने दिखाया आज मुझे। आज अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला पाया। ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है। एक समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे। ऐसे अपराधियों के समाज में कहीं रहने का हक नहीं। अब उस न्यायालय जाने की कुछ मंशा है आपकी? मैं तो अंतिम स्थिति तक लड़ा हूँ, अंतिम स्थिति तक लड़ूंगा, लड़ता रहूँगा। चलो। पद्मकांत, लकी तोमर और राजू द्विवेदी, इनको हत्या और अपहरण दोनों में दोषी पाया गया है। और विक्रम और पिंटा, इनको अपहरण और 120 का दोषी पाया गया है। अदालत ने सभी को दोषी पाया है। हम फरियादी के वकील हैं और अदालत से हमने निवेदन किया है कि इनको समाज के लिए घातक है और उनको 50% छात्रों के साथ शुरू हुई 26 जुलाई से 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर कोविड महामारी के बाद लंबे अंतराल में स्कूल खोले जाने की दिशा में निर्देश जारी किया गया है, जहां प्रदेश के सभी स्कूलों को 50% उपस्थिति के साथ आरंभ किया गया। हालांकि पहले दिन स्कूल खुलने पर ज्यादा छात्रों में उत्साह नहीं देखा गया। कुछ स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम देखने को मिली। शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि जुलाई महीने में सप्ताह में 2 दिन तथा अगस्त माह में विद्यार्थी सप्ताह में 4 दिन विद्यालय जा सकेंगे। स्कूलों और छात्रावासों में कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार अपनाने पृथक से एसओपी जारी की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कक्षा 12वीं के लिए कोचिंग सेंटर भी 5 अगस्त से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, जिसकी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह और स्थानीय प्रशासन द्वारा सतत निगरानी की जाएगी। साथ ही सभी कोचिंग सेंटरों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितंबर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ किया जाएगा। वर्तमान में ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप महाविद्यालयों में 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अभियान चलाकर 100% टीकाकरण कराया जाए। इसी के साथ अधिक से अधिक विद्यार्थियों का टीकाकरण कराया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों को पहुंचवाने के लिए उनके पालकों की सहमति आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं 26 जुलाई से सप्ताह में 2 दिन के लिए शुरू हुई हैं। वहीं अगस्त माह में सप्ताह में 4 दिन कक्षा 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से सप्ताह में 4 दिन प्रारंभ होंगी। 12वीं की कोचिंग क्लास 5 अगस्त से 50% उपस्थिति के साथ खुल जाएगी। आज से स्कूल खुलने वाली थी, तो उसके संबंध में ये है कि बच्चे आए थे, कुछ बच्चे आए हैं और जो आए हैं तो उनको प्रॉपर मतलब इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, अभी सभी बच्चे तो आएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए भी ऐसा है कि कुछ सीमित बच्चों को ही बुलाना है।
वो भी सामत पत्र के आधार पर। तो इस तरीके से अभी केवल कुछ ही बच्चे, नई शुरुआत होने जा रही है सत्र की, तो आए हैं और जो बच्चे आए हैं उनको हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा विधिवत उनका मार्गदर्शन किया जाता है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है, यथासंभव जो कठिनाइयाँ हैं उनका निराकरण किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो एक बड़ा समूह छात्रों का जो अभी पहुँच से बाहर है, उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था विद्यालय संगठन के द्वारा की गई है और सुचारू रूप से सभी शिक्षक अपना यथासंभव प्रयास इस दिशा में कर रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत बरसैता में सेक्रेटरी राज, सरपंच की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं सचिव। गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था ताकि शहर की तर्ज पर गांव का भी विकास हो सके, लेकिन ग्राम पंचायत में तानाशाही इस कदर होती है कि विकास तो कोसों दूर रहा, बल्कि गांव का विनाश जरूर अत्यंत तेजी से हो रहा है। पूरे गांव के लोग जहां विकास से अछूते हैं, वहीं शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पाने में भी ग्रामवासी इधर से उधर भटकते हैं। गांव का प्रधान कम पढ़ा लिखा है, जागरूक नहीं होने का भरपूर फायदा पंचायत सचिव द्वारा उठाया जा रहा है। शासन की अनेकों योजनाएं आती जाती है, लेकिन ग्रामवासियों को उसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता। इसकी मुख्य वजह पंचायत सचिव का अड़ियल व तानाशाही रवैया माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत सचिव के तो कई महीनों पंचायत में दर्शन तक नहीं होते। यही वजह है कि गांव के विकास में ग्रहण लग गया है। ऐसा माना जाता है कि विकास कार्यों के नाम पर पंचायत सचिव द्वारा कई मदों से पैसे तो निकाल लेते हैं, लेकिन काम पूरे नहीं हो पाते, फिर चाहे वह सड़क निर्माण हो या नाले निर्माण। इसी तरह से गांव में अधिकतर निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, जो हुए भी तो है, अधिकतर घटिया कार्य कराए गए हैं। यही नहीं, शासन के पैसे का भी इधर उधर जमकर बंदर बांट कर दुरुपयोग किया जाता है। वहीं शासन के रुपयों को सचिव गांव में दर्जनों लोगों के खाते में फर्जी तरीके से डालकर संबंधित व्यक्ति को भी कमीशन का लालच देकर जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं और विकास के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर लिया जाता है। इनके द्वारा ज्यादातर उन्हीं कामों में इंटरेस्ट दिखाया जाता है जिनमें मोटी कमाई हो और रकम इनकी जेब में जाने वाली हो। बाकी गांव के अन्य कार्य, चाहे वह हितग्राही मूलक हो या अन्य शासन की योजनाओं का लाभ, लोगों को लाभ पहुंचाना, इस दिशा में इनकी जरा भी रुचि नहीं रहती। न ही पंचायत में कभी आते हैं, जबकि शासन प्रशासन का सख्त निर्देश है कि इन्हें हफ्ते में कुछ दिन अनिवार्य रूप से पंचायत मुख्यालय में उपलब्ध होना चाहिए ताकि जनता को किसी तरह की समस्या न आए। लेकिन ग्राम पंचायत बरसैता में तो पंचायत भवन में महीनों तक ताले बंद रहते हैं। सचिव आते ही नहीं, आते भी है तो गांव के किसी कार्य से इनका कोई लेना देना ही नहीं रहता है। गांव में जो भी विकास कार्य हुए हैं वह पूरे के पूरे अधूरे हैं, चाहे वह नाले निर्माण का कार्य हो या फिर नदहा जलाशय का। इसी तरह से दर्जनों काम गांव में अधूरे पड़े हुए हैं। कई पीसीसी सड़क महीनों से स्वीकृत है, लेकिन इनका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, जबकि इनमें से ज्यादातर निर्माण कार्यों का पैसा निकाल कर हजम कर लिया गया है। कुछ सड़कों के नाम पर तो कई बार निर्माण दिखाकर पैसे भी निकाल लिए गए हैं। इसी तरह से कुछ सड़कों का निर्माण हो जाने के बाद उससे भी दूसरे मद का खर्चा दिखाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बरसैता में नाली निर्माण का कार्य अधूरा छोड़कर लोगों के लिए समस्या निर्मित कर दी गई है, जिसमें बरसात का पानी भरा रहता है। वहीं छोटे बच्चे, वृद्धों समेत मवेशियों के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं नालियों में भरे गंदे पानी की वजह से लोगों को अनेकों बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसी तरह से नदहा जलाशय की साफ सफाई का कार्य विगत मई माह में कराया गया, लेकिन इसे भी अधूरा छोड़ दिया गया। वहीं जलाशय की व्यवस्था बेहतर ढंग से नहीं की गई। जलाशय से निकलने वाली गंदगी और मलबे को जलाशय की सीढ़ियों में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को जहां अनेकों समस्याएं हो रही है, वहीं एक बार फिर से वही गंदगी जलाशय में फट गई है। इसके अलावा फर्जी तरीके से पंचायत का पैसा निकालकर हजम तो किया ही जाता है, साथ ही शासन की योजनाओं का भी लोगों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ग्राम स्वराज की परिकल्पना अधूरी दिखाई पड़ती है।
रीवा पुलिस की तरफ से जनहित में जारी सोशल मीडिया के माध्यम से इन दो महिलाओं की तस्वीर वायरल की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाएं उमरिया जिले के साथ ही अन्य कई जिलों में ठगी करने के साथ ही रीवा मनगवा में भी शराफा व्यापारी को चूना लगा चुकी हैं। जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ऐसा दावा है कि ये महिलाएं रीवा जिले में ही इस समय घूम रही हैं। कुछ ही समय पहले इन महिलाओं की गैंग मनगवा स्थित एक शराफा दुकान में ठगी की वारदात को अंजाम देकर वहां से भाग चुकी है। इससे पहले ये उमरिया में ठगी करके भागी हैं। अगर आपके आसपास या रेलवे स्टेशन, गांव, बाजार या शहर के अन्य स्थानों या दुकानों पर ये महिलाएं दिखे या घटना को अंजाम दे तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। महिलाओं की तस्वीर को अच्छे से पहचान ले। इनके संबंध में किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी मिले या पहचान हो जाए तो पुलिस कंट्रोल रूम रीवा और उमरिया या आसपास के किसी भी संबंधित थाने में सूचित करें। स्वयं रीवा एसपी ने भी इन महिलाओं की तस्वीर को सोशल मीडिया में वायरल करते हुए आम लोगों से अपील की है कि इन महिलाओं से लोग सजग रहें और लोगों को भी सजग करें। पुलिस अधीक्षक ने किया पुलिस लाइन में पौधारोपण। पर्यावरण को संतुलित बनाने पुलिस लाइन में पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह ने पौधारोपण किया। एसपी ने सर्वप्रथम आंवला का पौधा लगाया। पौधारोपण पुलिस लाइन प्रांगण के अलावा विभिन्न क्वार्टरों के आसपास किया गया, जहां जलदार पौधे भी रोपे गए हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक इंसान को एक एक पौधा अपने जीवन में अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण जीवन में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ रही है। पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा कर वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, इसलिए अधिक से अधिक पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि इंसान द्वारा लगाया गया पौधा जैसे जैसे बढ़ता है, उसकी यादगार भी उस पौधे के साथ जुड़ जाती है। एसपी ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए पौधारोपण ही सार्थक उपाय है, इसलिए अधिक से अधिक पौधारोपण कर वातावरण को शुद्ध बनाए तथा जीवन बचाने में योगदान दे। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, रक्षित निरीक्षक केशव सिंह, सूबेदार अमित विश्वकर्मा, सूबेदार अंजलि गुप्ता एवं पुलिस लाइन का स्टाफ मौजूद रहा। लॉटरी पद्धति से पुलिस कर्मचारियों को आवंटित किए गए आवास। पुलिस लाइन रीवा में पुलिस कर्मचारियों के लिए बनाए गए नवनिर्मित भवन में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा लॉटरी पद्धति से पुलिस कर्मियों को आवास आवंटित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस लाइन में 96 क्वार्टर और 24 एनजीओ क्वार्टर आवंटित किए गए हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने एक कमेटी गठित कर पुलिस कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर क्वार्टर आवंटित किया है। आवंटन की प्रक्रिया सामुदायिक भवन में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा समेत रक्षित निरीक्षक केशव सिंह चौहान द्वारा समिति गठित कर की गई, जिसमें कुल 96 क्वार्टर हैं जो पुलिस लाइन में नए बनाए गए हैं, जिन्हें आवंटित किया गया है। साथ ही 24 एनजीओ का क्वार्टर है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।